गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सोशल साइंस में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हमने, विच इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो स्टूडेंट्स अभी तक इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। देन वी स्टडीड अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। उसमें हमने सब टॉपिक्स पढ़े थे। देन वी स्टार्टेड द टॉपिक द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें हमने पढ़ चुके हैं सब टॉपिक्स द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर वन टॉपिक विच इज अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815. So let us start detailed study of the topic a new conservatism after 1815. A new conservatism after 1815. Following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by a spirit of conservatism. Conservatives believed that established traditional institutions of the state and society, like the monarchy, the church, social hierarchy, property, and the family, should be preserved. Most conservatives, however, did not propose or return to the society of pre-revolutionary days. Rather, they realized from the change initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy. अब इस पैराग्राफ में स्टार्टिंग से यहाँ बताया गया है कि नेपोलियन के डिफीट के बाद, नेपोलियन 1815 में हार गया था, उसके बाद में यूरोपियन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कंजर्वेटिज्म स्टार्ट किया। कंजर्वेटिव्स कौन थे? तो कंजर्वेटिव्स ऐसे लोग थे जो ये मानते थे कि मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी, फैमिली, ये सबको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, इन सबको सुरक्षित करके रखना चाहिए। हालांकि ज़्यादातर जो रिवॉल्यूशनरी थे, हालांकि ज़्यादातर जो कंजर्वेटिव्स थे वो ये नहीं मानते थे कि प्री रिवॉल्यूशनरी डेज में वापस जाना चाहिए, मगर फिर भी वो ये मानते थे कि इन सब पुरानी चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। वो ये चाहते थे कि जो नेपोलियन ने चेंजेस लाए थे वो सभी को मॉडर्नाइज करके ट्रेडिशनल सोसाइटी में स्टार्ट किया जाए। इट कुड मेक स्टेट पावर more effective and strong, a modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, and the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the automatic monarchy of Europe. अब ये सभी मानते थे कि एक ऐसी आर्मी होनी चाहिए जो कि मॉडर्न हो, अच्छी हो, इफ़िशियंट हो, इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये सभी मिलकर यूरोप की जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की है उसको ताकतवर बनाना चाहते थे। इन 1815, representatives of European power, Britain, Russia, Persia, and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. The Congress was hosted by Austrian Chancellor Duke Metternich. 1815 में ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया ने एक सेटलमेंट बनाया यूरोप में। इन सभी की जो पूरी वर्किंग था, इन सबको होस्ट किया ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने। द डेलीगेट्स ड्रॉ अप द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. ज़्यादातर लोगों ने जो ट्रीटी थी वियना की, उन सभी को फॉलो किया और वो सभी चाहते थे कि नेपोलियनिक वार में जो चेंजेस आए उन सभी को माना जाना चाहिए। द बार्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोस्टेड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज रीस्टोर्ड टू पावर एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। बार्बन डायनेस्टी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंडर में चलती थी, उन्होंने अपने पावर ख़त्म कर दी और नेपोलियन के अंडर में उनकी जो पावर थी वो चली गई। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. बहुत सारी जो स्टेट्स थे उन सभी ने अपनी अपनी बाउंड्रीज सेटअप कर दी ताकि फ्रांस जो है वो आगे जाके फैल ना सके, बढ़ ना सके। Thus the kingdom of Netherlands, which included
Belgium was set up in north and Genoa was added into the predominant of south. तो इस तरीके से नीदरलैंड का जो किंगडम था बेल्जियम तक फैल गया और प्रीडोमिनेंट जो था वो साउथ में जियोना जो था उसको ऐड कर लिया गया. पर्शिया वॉज गिवन इम्पॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन द वेस्टर्न फ्रंटियर वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल टू द नॉर्दर्न इटली. पर्शिया को वेस्ट के फ्रंटियर मिले, मतलब कि पश्चिम दिशा के फ्रंटियर मिले, और ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली का कंट्रोल दे दिया गया. बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय द नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच्ड. जो जर्मनी का कॉन्फेडरेशन था 39 स्टेट्स का, उसको किसी ने टच नहीं करा. इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल पर्शिया वॉज गिवन प्रपोर्शन ऑफ सैक्सोनी. रशिया को पोलैंड का हिस्सा मिला और पर्शिया को सैक्सोनी का पोर्शन मिल गया. द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट न्यू कंजर्वेटिव्स इन ऑर्डर इन यूरोप. जो मेन इंटेंशन था वो ये था कि मोनार्की को हटा दिया जाए और कंजर्वेटिज्म यूरोप में फैलाया जाए. तो ये उनका मेन उद्देश्य था. कंजर्वेटिव्स राइम्स सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक. 1815 में ऑटोक्रेटिक राइम्स बनाई गई. दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट and sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic government. क्रिटिसिज्म को वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, टॉलरेट नहीं कर रहे थे, और ज़्यादातर जो लोग थे वो ऐसे एक्टिविटीज़ को क्वेश्चन कर रहे थे जो कि ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की लेजिटिमिटी को बता रही थी. मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स एंड रिफ्लेक्टेड द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम. ज़्यादातर जो लोग थे वो सेंसरशिप को इम्पोज कर रहे थे, जो कि न्यूज़पेपर में कहा जा रही थी, बुक्स, प्लेज, इन सब में बोली जा रही थी. लिबर्टी और फ्रीडम की बातें उनको ज़्यादातर लोग मान रहे थे. द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स. जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की मेमोरी थी उसमें लिबरल लोगों को इंस्पायर किया गया. One of the major issues taken up by the liberal nationalism who criticized the new conservative order was freedom to the press. जो नया एक मेजर इशू था वो था फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि प्रेस को छूट देना, फ्रीडम देना.